You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक तरह से तूफान ला दिया है। बिल्कुल। एक तरफ तो है नए बहुत सख्त नियम जो हाशिए पर मौजूद छात्रों को जाति आधारित भेदभाव से बचाने के लिए बनाए गए हैं, और दूसरी तरफ है देशव्यापी विरोध, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं और ये आरोप कि ये नियम खुद ही भेदभावपूर्ण हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं जनवरी 2026 में जारी किए गए यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियमन 2026 की। जी, और ये नियम जैसा आपने कहा अचानक नहीं आए। इनके पीछे रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे छात्रों की बहुत दुखद कहानियां हैं, जिनकी मौतों ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मकसद यही है। हम समझना चाहते हैं कि इन नियमों की जरूरत आखिर पड़ी क्यों, ये असल में कहते क्या हैं, और इन पर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया है। सही है। हमारे पास स्रोतों में आधिकारिक नियम हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द वायर, इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स हैं और कुछ कानूनी विश्लेषण भी हैं। चलिए तो फिर इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। जी, तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बुनियादी सवाल से कि इन सख्त नियमों की जरूरत ही क्यों पड़ी। ऐसा क्या हो रहा था कि इतने बड़े बदलाव लाने पड़े? इसकी जड़ में दो बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं। पहली जनवरी 2016 में रोहित वेमुला का मामला। हैदराबाद विश्वविद्यालय। हाँ, हैदराबाद विश्वविद्यालय के एक दलित पीएचडी स्कॉलर थे। उन्हें 5 अन्य छात्रों के साथ हॉस्टल से निकाल दिया गया था और संस्थागत लापरवाही के बीच उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उस मामले में जो सबसे परेशान करने वाली बात थी, वो शायद संस्था की उदासीनता थी। बिल्कुल। कुलपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मतलब एक जान चली गई और सिस्टम ने जैसे आंखें मूंद ली। और दूसरा मामला पायल तड़वी का था। वो थोड़ा अलग था, है ना? हाँ, मई 2019 में पायल तड़वी, जो भील आदिवासी समुदाय से थीं, वो मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थीं। उन्हें अपने सीनियर डॉक्टरों से लगातार जातिगत उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उनकी मौत के बाद लेकिन तुरंत पुलिस कार्रवाई हुई। अच्छा, इस मामले में कार्रवाई हुई? जी, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, चार्जशीट भी दायर हुई। तो इस मामले ने यह भी दिखाया कि अगर संस्थाएं चाहें तो न्याय संभव है। लेकिन सवाल वही था कि क्या हम हमेशा ऐसी घटनाओं के बाद ही जागेंगे? तो ये सिर्फ कुछ अलग थलग मामले नहीं थे। क्या हमारे पास कोई डेटा है जो बताता हो कि ये समस्या कितनी बड़ी है? बिल्कुल। और यूजीसी ने जो आंकड़े इकट्ठे किए वो चौंकाने वाले थे। क्या कहते थे आंकड़े? पिछले 5 सालों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की बढ़ोतरी हुई थी। 118%? जी। 2019 में जहां 173 शिकायतें थीं, वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 378 हो गया। ये साफ दिखा रहा था कि ये एक सिस्टेमिक इशू है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया। हाँ, जनवरी 2025 में जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने यूजीसी के 2012 के पुराने नियमों को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह अपर्याप्त बताया। मतलब कोर्ट ने साफ कह दिया कि मौजूदा व्यवस्था काम नहीं कर रही है। बिल्कुल। कोर्ट ने यूजीसी को दंडात्मक कार्रवाई करने की ताकत देने और एक मजबूत व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया। ये भी बताया गया कि पिछले 14 महीनों में ही उच्च शिक्षण संस्थानों में 18 आत्महत्याएं हुई थीं। तो इस समस्या को हल करने के लिए जो नया ढांचा बनाया गया, वो असल में है क्या? क्या बदलाव लाए गए? भारत के सभी 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजों में एक 3 स्तरीय व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। 3 स्तरीय? हाँ। पहला, हर संस्थान में समान अवसर केंद्र यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स होंगे। ठीक है। दूसरा, समानता समितियां यानी इक्विटी कमिटीज होंगी, जिनकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। और तीसरा, समानता दस्ते और एक 2407 हेल्पलाइन जो कैंपस में भेदभाव वाली हरकतों पर नजर रखेंगे। इन समितियों की बनावट के बारे में भी कुछ खास है, क्योंकि अक्सर ऐसी कमेटियों पर ही सवाल उठते हैं। हाँ, और यही एक बड़ा बदलाव है। इन समानता समितियों में एससी, एसटी, ओबीसी समुदायों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है, ताकि कमेटी में हर तबके की आवाज हो। जी बिल्कुल। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि ऐसी समितियां जांच में बहुत समय लगाती हैं। तो क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है? समय सीमा बहुत ही सख्त रखी गई है और शायद यही विवाद की एक जड़ भी है। अच्छा, क्या है समय सीमा? शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर कमेटी की बैठक बुलानी होगी। 24 घंटे? हाँ, और 15 कार्य दिवसों में जांच पूरी करनी होगी और उसके 7 दिनों के भीतर संस्थान के प्रमुख को कार्रवाई शुरू करनी होगी। नैसर्गिक न्याय का एक सिद्धांत है
कि दूसरे पक्ष को भी ठीक से सुना जाए। 15 दिनों में एक आरोपी छात्र या प्रोफेसर के लिए सबूत इकट्ठा करना, गवाह ढूंढना और अपना पक्ष ठीक से तैयार करना ये लगभग नामुमकिन है। खासकर जब उनका पूरा करियर दांव पर लगा हो। सही बात है। तो डर यह है कि इतनी जल्दबाजी में न्याय होने के बजाय न्याय का गला घुट सकता है। समझ गई। और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को जो ताकत देने की बात कही थी, उसका क्या? अगर कोई संस्थान इन नियमों को नहीं मानता तो? अब यूजीसी के पास वो ताकत है जिसे न्यूक्लियर ऑप्शन कहा जा रहा है। न्यूक्लियर ऑप्शन? जी, नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों की यूजीसी ग्रांट रोक सकती है, उन्हें नए डिग्री प्रोग्राम चलाने से रोक सकती है और यहाँ तक कि यूजीसी से उनकी मान्यता भी रद्द कर सकती है। वाह, ये तो बहुत बड़ी शक्तियां हैं। पहले कभी नहीं थी। कुछ क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ होगी। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। विरोध की 3 मुख्य वजह हैं जो इन नियमों के डिजाइन में कुछ बड़ी संरचनात्मक खामियों की ओर इशारा करती हैं। क्या है वो खामियां? पहली और सबसे बड़ी खामी है झूठी शिकायतों के खिलाफ किसी भी तरह की सुरक्षा का ना होना। 1 मिनट, इसका मतलब अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल यही मतलब है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ड्राफ्ट नियम बनाए गए थे उनमें झूठी शिकायतों के लिए दंड का प्रावधान था, लेकिन अंतिम नियमों से उसे हटा दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, पर इसका असर बहुत गंभीर हो सकता है। इससे एक असंतुलित जोखिम पैदा होता है। असंतुलित जोखिम मतलब ये कि शिकायत दर्ज करने की लागत लगभग शून्य है। शिकायतकर्ता की पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन जिस पर आरोप लगा है उसके लिए ये एकेडमिक करियर और मानसिक स्वास्थ्य की पूरी तबाही का कारण बन सकता है, भले ही बाद में वो निर्दोष साबित हो जाए। ये तो वाकई एक गंभीर चिंता है। दूसरी खामी क्या है? दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि सबूत का कोई मानक ही तय नहीं किया गया है। सबूत का मानक? हाँ, मतलब किसी को दोषी मानने के लिए कितना सबूत चाहिए? क्या 51% निश्चितता चाहिए जैसा सिविल मामलों में होता है, या 99% निश्चितता जैसा आपराधिक मामलों में होता है? ये तो बताया ही नहीं गया है। नहीं, इस अस्पष्टता के कारण सबूत का बोझ एक तरह से आरोपी पर आ जाता है कि वो खुद को निर्दोष साबित करें, जो कि न्याय के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। और तीसरी खामी? तीसरी खामी है समिति की एक तरफा मानी जाने वाली संरचना। जैसा कि हमने बात की, समितियों में SC, ST, OBC समुदाय का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, जो कि जरूरी भी है। हाँ। लेकिन इसमें सामान्य वर्ग का कोई अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं है। इसी वजह से कई छात्रों ने इसे कंगारू कोर्ट जैसी संरचना कहा है, जहां आरोपी को लग सकता है कि जांच समिति में उनके दृष्टिकोण का कोई प्रतिनिधि ही नहीं है। ये खामियां तो सैद्धांतिक तौर पे काफी गंभीर लगती हैं, लेकिन क्या हमारे पास ऐसे कानूनों का कोई इतिहास है जहां अच्छे इरादे वाले नियम का दुरुपयोग हुआ हो? हाँ, और ये डर हवा में नहीं है। इसकी जड़ें SC, ST अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग के जो मामले सामने आए हैं उनमें मिलती हैं। अच्छा। जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने चेतावनी दी थी कि मुआवजा योजना का फायदा उठाने के लिए बिचौलिए फर्जी मामले दर्ज करवाते हैं। क्या कोई ठोस उदाहरण है? हाँ, कई हैं। जैसे अलीगढ़ में एक परिवार का मामला सामने आया जिसने 10 साल में 15 फर्जी SC, ST मामले दर्ज करके लाखों रुपए की उगाही की। बाप रे! या दिल्ली में एक मामला जहां भूमाफिया ने अवैध कब्जों को बचाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया और जमीन के असली मालिकों पर ही झूठे केस कर दिए। और सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में? NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2013 में दर्ज SC, ST मामलों में से लगभग 8.45% जांच में पूरी तरह से झूठे पाए गए। तो आलोचकों का यही तर्क है कि UGC के नए नियम दुरुपयोग के प्रति और भी ज्यादा संवेदनशील हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सबूतों का स्तर कम है, समय सीमा बहुत छोटी है और झूठी शिकायत के लिए कोई जवाबदेही नहीं है। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ? जमीन पर क्या हो रहा है? 22 जनवरी 2026 से सामान्य वर्ग के छात्रों ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई जैसे बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। उनकी मुख्य मांगे क्या हैं? उनकी 3 मुख्य मांगे हैं। इन नियमों को वापस लेना, झूठी शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा उपाय जोड़ना और समानता समितियों में सामान्य वर्ग का भी अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। और मामला कोर्ट में भी पहुंच गया है ना? हाँ, विनीत जिंदल नाम की एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL दायर की है। उनका तर्क है कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन करते हैं। वो कैसे? याचिका में कहा गया है कि ये नियम केवल SC, ST और OBC छात्रों को जाति आधारित भेदभाव से बचाते हैं, लेकिन
अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो तो उसके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन क्या इसका दूसरा पहलू ये नहीं है कि सालों से दलित और आदिवासी छात्रों की शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता रहा है? हो सकता है कि ये सख्त नियम उस शक्ति संतुलन को ठीक करने के लिए जरूरी हों। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस पूरी बहस का केंद्र है। समर्थकों का यही कहना है कि भेदभाव की शिकायतों में 118% की वृद्धि दिखाती है कि सिस्टम टूट चुका था। रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मौतें बताती हैं कि पुराना सिस्टम काम नहीं कर रहा था। और आलोचक? वहीं आलोचकों का कहना है कि भेदभाव से लड़ना जरूरी है, लेकिन इसके लिए हम नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ताक पर नहीं रख सकते। बिना जवाबदेही के किसी पर भी आरोप लगाने की खुली छूट देना बहुत खतरनाक है। तो जैसा एक विश्लेषक ने कहा था, इरादा नेक है लेकिन डिजाइन कठोर है। एकदम सटीक। तो आज 27 जनवरी 2026 को हम कहाँ खड़े हैं? इस पूरे मामले का मौजूदा हाल क्या है? नियम लागू तो हैं, लेकिन बड़ी कानूनी चुनौतियों और सड़क पर हो रहे विरोध का सामना कर रहे हैं। और सरकार और यूजीसी का क्या रुख है? सरकार ने कहा है कि वो कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रही है, लेकिन यूजीसी, जिसने ये नियम बनाए हैं, उसने इस पूरे विवाद पर अब तक चुप्पी साध रखी है। तो भविष्य में क्या हो सकता है? क्या रास्ते दिख रहे हैं? मोटे तौर पर 4 संभावित रास्ते दिखते हैं। पहला, नियमों में संशोधन। हो सकता है सरकार दबाव में आकर झूठी शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा उपाय जोड़ दे और समिति की संरचना को और संतुलित बना दे। ये तो सबसे अच्छा समाधान होगा। शायद। दूसरा रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, जहां कोर्ट कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार दे सकता है। और बाकी 2 रास्ते? तीसरा है संस्थागत समाधान। हो सकता है कॉलेज और विश्वविद्यालय अनौपचारिक रूप से अपने स्तर पर ही निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कुछ अतिरिक्त उपाय करें। और चौथा, जो सबसे चिंताजनक है, चौथा रास्ता है हथियार के रूप में इस्तेमाल। अगर नियम ऐसे ही रहे तो इस बात का गंभीर खतरा है कि उनका इस्तेमाल अकादमिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने या व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए किया जा सकता है। तो ये एक ऐसी द्विधा है जिसका कोई आसान समाधान नहीं दिखता। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं। बिल्कुल। ये नियम आधुनिक शासन की एक बुनियादी दुविधा को उजागर करते हैं। हम कमजोर लोगों की रक्षा कैसे करें बिना उन्हें उत्पीड़न का एक नया साधन दिए। इन नियमों ने एक संकट का जवाब तो दिया, लेकिन शायद एक दूसरे संकट का दरवाजा खोल दिया है। और हम आज की इस चर्चा को श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं। ये नियम रोहित वेमुला जैसी त्रासदियों को रोकने के एक नेक इरादे से बनाए गए थे जी, लेकिन क्या विडंबना ये है कि इनकी संरचनात्मक खामियां ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं जो दूसरे निर्दोष छात्रों को उसी तरह की निराशा और सामाजिक बहिष्कार की ओर धकेल दें। यही वो अनसुलझा विरोधाभास है जहां आज भारत की उच्च शिक्षा खड़ी है। इस AI पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।